ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस इन टुडेस क्लास। आज अपने डीटीडब्ल्यू वाला जो टॉपिक है वो फिनिश करेंगे। डीटीडब्ल्यू वाला टॉपिक में 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा, उसमें अलग से एमसीक्यूज भी आता है। एंड डीटीडब्ल्यू में से बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन 91 का रिलीफ। और अभी हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट आपसे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते गया है, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिलीफ, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उम्मीद करता हूं कि आपने डीटीडब्ल्यू का लास्ट क्लास मेरा कवर किया है, इसलिए आप सेकेंड क्लास अभी मेरे साथ स्टार्ट करने जा रहे हो। तो दिसंबर 24 का मॉक टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन दिखा था, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है सर। एंड दिस इज नन अदर देन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मटेरियल कि व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एंड डिसाइड द आइटम्स व्हिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट के लिस्ट में से कौन कौन से आइटम जो है वो एक्सक्लूडेड होते हैं। तो सर आइए एक बार अपने चेक करते हैं कि परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट में क्या क्या चीज है जो कवर होता है। व्हाट आर द आइटम्स फर्स्ट ऑफ ऑल विच आर देयर इन परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट अकर इन ऑल द डीटीडब्ल्यू एग्रीमेंट इज द टर्म परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट which has not been defined in the Income Tax Act. But as per DTAA, as per Double Taxation Avoidance Agreement, permanent establishment includes a wide variety of arrangements. That is a place of management, a branch, an office, a factory, a workshop or a warehouse, a mine, a quarry, an oil field, etc. जैसे कि एक मैनेजमेंट, एक ब्रांच, एक ऑफिस, एक फैक्ट्री, एक वर्कशॉप, एक वेयरहाउस, एक माइनिंग, एक क्वारी, एक ऑयल फील्ड, अलग अलग तरीके से जो भी एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। Imposition of tax on a foreign company is done only if it has a permanent establishment in that particular state, in that particular country. अगर आपके मेरे कंट्री में अगर उस एक पर्टिकुलर कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, देन ओनली आई विल हैव अ राइट टू टैक्स। टैक्स इज कंप्यूटेड बाय treating that permanent establishment as a distinct and an independent enterprise। यानी एक डिस्टिंक्ट एंटरप्राइज और एक इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज जो है उसको ट्रीट किया जाएगा। जनरली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द टर्म परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट means a fixed place of business, means a fixed place of business through which the business of the enterprise is wholly or partly carried on. The term permanent establishment shall also include क्या क्या, ध्यान से देखो, a place of management, a branch, a office, a factory, a workshop, a mine, oil or gas quarry, a warehouse, sorry, a farm, plantation or other places where agricultural activities are carried on। ठीक है, प्रीमाइसेस यूज एज अ सेल्स आउटलेट। ठीक है, इंस्टॉलेशन और अ स्ट्रक्चर प्लांट और इक्विपमेंट, बिल्डिंग साइट और अ कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन और असेंबलिंग प्रोजेक्ट और सुपरवाइजरी एक्टिविटीज, सुपरवाइजरी एक्टिविटीज। ठीक है, सर इसमें से कौन कौन से एक्टिविटीज है, कौन कौन से सिचुएशंस में पी नहीं माना जाएगा, ये मोटा मोटी वही है जो आपको सेक्शन 911 में पढ़ाया गया था। समथिंग्स विच इज नॉट कंसिडर्ड टू बी बिजनेस कनेक्शन। व्हाट आर द एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसिडर्ड टू बी बिजनेस कनेक्शन, ये वही आपको पढ़ाया गया था कि कौन कौन से एक्टिविटीज है जो बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाता। तो एन एंटरप्राइज शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव अ परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट merely by the reason of facilities solely for the purpose of storage or display of goods, maintenance of stock of goods belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display। यानी कि अगर आप खाली स्टॉक मेंटेनेंस करने के लिए गोडाउन बना के रखे हो तो पी नहीं माना जाएगा। एज वेल एज खाली फैसिलिटीज यूज किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज और डिस्प्ले ऑफ गुड्स, वो भी पी नहीं माना जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू द एंटरप्राइज सोली फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग बाय अनदर एंटरप्राइज, अगर प्रोसेसिंग करने के लिए कोई गुड्स मेंटेन किया जा रहा है तो भी दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। मेंटेनेंस ऑफ फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस solely for the purpose of purchasing goods or for collecting information for the enterprise। And lastly, maintenance of fixed place of business solely for the purpose of advertising, अगर advertising करने के लिए अपने खाली place of business maintain कर रहे हैं तो that will also not considered to be a permanent establishment, वो भी एक तरीके से permanent establishment नहीं माना जाएगा। ठीक है सर। तो सर ये था आपका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थ्योरी लेवल का क्वेश्चन। एक बार अगर आप इसको पढ़ के जाओगे, दो तीन बार एक बार रिवाइज कर लेना, कॉन्सेप्ट को देख लेना, आप आराम से उसको लिख पाओगे सर। ठीक है, नेक्स्ट आओ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं सर। देखो अगेन सेम तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, चलो फिर से एक बार अपने इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर
27 में आते हैं। राहुल एन इंडियन सिटीजन एज 52 left India on 1st April to settle in country X, but owing to some personal unavoidable circumstances, he returned back to India permanently on 1st June. Current year में वो 1st June वापस से इंडिया लौट कर आ गया. He has a residential property in country Y, which he has earned income of $25,000 for the year ended 31st March. He is eligible for basic exemption limit of $8,000, and on the balance income he paid income tax at 20% of country X. The tax was paid on the next year 10th of May. 10th of May को जो है टैक्स पे किया गया from his bank account. I repeat, from his bank account in India. ठीक है. His income from business in India is 5 lakh. Received dividend है 1 lakh 25. Interest 11,500 savings bank. Exchange rates आपको दे दिया है. And you need to compute the net tax liability after the relief. Assuming DTAA नहीं है, SSC does not opt for the provision of section number 115 BAC. ठीक है. अब आते अपने सबसे पहले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अर्नड इनकम ऑफ 25,000 है. क्या है? अर्नड इनकम ऑफ 25,000 है. तो सर यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, तो यहाँ पे अगर अर्नड इनकम ऑफ 25,000 है तो यहाँ पे हम 25,000 का क्या कर लिए, 25,000 का हमने इनकम अर्न किया है. तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है 25,000 का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सचेंज रेट अप्लाई करना पड़ेगा. तो इसका एक्सचेंज रेट कितना है सर, इसका 31 मार्च का इसका एक्सचेंज रेट है, क्योंकि एक्सचेंज रेट 31 मार्च का ही लेंगे हम लोग 75 रुपीज़ का. ठीक है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और उसका $25,000 करके इंटू 75. तो $25,000 करके इंटू 75 अगर हम करते हैं तो वी आर गेटिंग amount of rupees 18,75,000. We are getting amount of rupees 18,75,000. 18,75,000. तो $25,000 into 75 rupees. $25,000 into 75 rupees. That is 18,75,000. ठीक है, ये आपका 18,75,000 आपका डॉलर हो गया सर. ठीक है, नेक्स्ट देखो 25,000 इंटू 75 रुपीज़ 18,75,000 हो गया. अब इसमें से आपको क्या करना है, आपको इसमें 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन देना है. आप 5,62,500 क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे और आपका जो नेट इनकम आएगा वो आएगा 13,12,500 रुपीज़. 13,12,500 आपका नेट इनकम आएगा. ठीक है, तो 13,12,500 आपका नेट इनकम आएगा. इसी को आप अपना एचपी लेकर चलेंगे. नेक्स्ट क्या आ रहा है देखिए आप, नेक्स्ट आ रहा है सर आपका पीजीबीपी इनकम. तो पीजीबीपी इनकम एज इट इज आप क्या करेंगे, 5 लाख को ऐड कर देंगे. पीजीबीपी इनकम एज इट इज आप क्या करेंगे, 5 लाख को ऐड कर देंगे. ठीक है सर. नेक्स्ट क्या हो रहा है सर, आपका डिविडेंड इनकम हो रहा है 1,25,000. लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, ही हैज रिसीव्ड. रिसीव्ड मतलब क्या होता है सर, रिसीव्ड मतलब क्या होता है कि रिसीव्ड मतलब इसको टीडीएस काटने के बाद मिला होगा. ठीक है, 1,25,000 उसको टीडीएस काटने के बाद मिला होगा. ही हैज रिसीव्ड, ही हैज नॉट अर्नड बोला है, लिखा है ही हैज रिसीव्ड. तो ही हैज रिसीव्ड डिविडेंड इनकम. तो सर अगर उसको बोला डिविडेंड इनकम उसको रिसीव हुआ है, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, आप 1,25,000 डिवाइडेड बाई 90% करेंगे. ठीक है, अब 1,25,000 डिवाइडेड बाई 90% करेंगे, यू विल बी गेटिंग 1,38,889. 1,38,889 ये हो जाएगा आपका रिसीव डिविडेंड इनकम. इंटरेस्ट कितना है, 11,500 ऑन सेविंग्स अकाउंट. इंटरेस्ट कितना है, 11,500 सेविंग्स अकाउंट, या एज इट इज ऐड कर देंगे. तो अल्टीमेटली आपका इनकम कितना आ रहा है, 13,12,500 प्लस 5 लाख प्लस 138,889 प्लस 11,500. तो ये टोटल मेरा इनकम आ रहा है 1962,889 मेरा ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है. अब मुझे ध्यान देना पड़ेगा, मेरा इंटरेस्ट है सेविंग्स बैंक का, तो आई विल बी गेटिंग टीटीए ऑफ 10,000 डिडक्शन. तो इसमें से मेरा माइनस 10,000 हो जाएगा, तो आई विल बी गेटिंग 19,52,889. ये कितना आ जाएगा मेरा, ये टोटल इनकम आ जाएगा 19,52,889. अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 19,52,890. अगर हम राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आ जाएगा 19,52,890. करेक्ट. अब आप देखो बेटा, आपको क्या निकालना है इसमें, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना है. तो ये मेरा राउंड ऑफ करके अमाउंट आया टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी इनकम है. अब मेरे को इस पर टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, तो अपने टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं सबसे पहले. ठीक है ना, अपने सबसे पहले इसमें
टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 19,52,890 है, तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, 1,12,500 है सबसे पहले तो 1,12,500 है 10 लाख के ऊपर, तो माइनस क्या करेंगे 10 लाख इंटू 30%, विच इज कमिंग टू 285,866 प्लस 1,12,500 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा टैक्स का कितना, 398,367, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस पे अपने सीधा सेस ऐड कर दिए, 4,14,301, तो राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा, राउंड ऑफ करके आ जाएगा 4,14,300, राउंड ऑफ करके कितना आ जाएगा 4,14,300। ठीक है, ये मेरा राउंड ऑफ करके आ जाएगा सर। ठीक है, राउंड ऑफ अभी नहीं करेंगे, राउंड ऑफ बाद में करेंगे, लायबिलिटी कैलकुलेट करने के, रिलीफ माइनस करने के बाद। ठीक है, अब अपने देखते हैं सर सेक्शन 91 का रिलीफ। अब उसके लिए अपने को यहाँ पे एवरेज रेट चाहिए, तो 4,14,301 डिवाइडेड बाई 1952,890 इंटू 100, ये कितना आ रहा है मेरा 21.21%। ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स आ रहा है 21.21%, 21.21%। अब फॉरेन रेट देखो कितना है, फॉरेन रेट क्लियरली बोल दिया 20% है, तो फॉरेन रेट 20% है, तो सर ऑब्वियसली विच एवर इज लोअर क्या है 20%, हमारा 20% होगा विच एवर इज लोअर। ठीक है, विच एवर इज लोअर क्या हो जाएगा हमारा 20%। अब इसमें एक चीज तुमको देखना है बेटा, ये जो तुम्हारा 20% टैक्स दिया ना, ये 20% टैक्स तुम्हारा क्या दिया, देखो ही इज एलिजिबल फॉर, तो वहां पे भी तुमको इफेक्टिव रेट निकालना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है। क्या बोल रहा है, इज एलिजिबल फॉर बेसिक एग्जम्पशन 8,000 एंड बैलेंस इनकम पे 20% है, तो यहाँ पे तो इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा ना, यहाँ पे तो इफेक्टिव रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये देखना है कि मेरा वहाँ का इनकम कितना है, वहाँ का इनकम इसका 25,000 है, तो 8,000 तक पे नील है। ठीक है, $8,000 तक पे नील है क्योंकि लिख दिया बेसिक एग्जामेशन है, और बैलेंस जो $17,000 है, इस पे आपको कितना परसेंट बोल रहा है, 20% बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। तो ये कितना हो गया मेरा 3,400, तो $17,000 है, इस पे 20% है 3,400। अब 3,400 टैक्स, 3,400 टैक्स है, इसके ऊपर आपका $25,000 का इनकम भी है, तो 3,400 टैक्स डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100, तो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स कितना हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो है विल बी 13.6%। इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा 13.6%। तो 13.6% जो होगा वो मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा इन द फॉरेन कंट्री विच इज लोअर। अब आ जाओ डबली टैक्स इनकम, तो इसमें तुमने क्या क्या डबली टैक्स इनकम देखा, एक 13,12,500 में डबली टैक्स इनकम है, बस और कुछ नहीं है। डबली टैक्स इनकम 13,12,500 है, तो अपने क्या करेंगे 13,12,500 जो डबली टैक्स इनकम है, इस पे 13.6% मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 13.6% इंटू 13,12,500 विच इज कमिंग टू हाउ मच 1,78,500। ये मेरा रिलीफ आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है रिलीफ। अब मैं इसको माइनस कर दूंगा राउंड ऑफ वाला से, जो मेरा टैक्स आ रहा था ना, मेरा टैक्स कितना आ रहा था 4,14,302, 4,14,302 मेरा टैक्स आ रहा था, 301 वॉट एवर। अब मैं माइनस क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा 1,78,500, इससे माइनस कर दूंगा रिलीफ से, तो 414,301, तो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2,35,801। तो अब आप इसको राउंड ऑफ करोगे 2,35,800, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्त, ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, तो 2,35,800, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। Am I clear on this? This will be my final answer. This will be my final answer. बोले भाई, क्लियर हो रहा है क्या? बोलो गाइस, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन में आइए, जून 24। Madhu, an Indian resident, age 34, is a trainer in marketing.
He takes online classes for persons resident in country X, country Y. For the year ended this, he gives the following details about his income. तो चलिए एक बार खुद से ट्राई करो. खुद से ट्राई करो प्लीज. He has opted out of 115 BSc. Madhu, an Indian resident, age 34, is a trainer in marketing. He takes online classes for persons resident in country Y. For the year ended this, he gives the following details about his income. Dividend from Indian companies are at 2,87,500. Interest on monies borrowed for investment in shares कितना हो जाएगा 90,000. Interest on monies borrowed for investment in shares ये कितना हो जाएगा 90,000. Amount received from online classes from country Y residents is 45,000 per month. 45,000 per month. तो 45,000 पर मंथ है तो कितना हो जाएगा इंटू 12. ये पीजीबीपी इनकम हो गया 5,40,000. कंट्री वाई में टैक्स रेट है 15% है. लॉन्ग टर्म कैप गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज 26 lakhs computed without indexation and 24 lakhs with indexation. Capital gain was computed without considering the investment of 10 lakh in cap gain bonds of REC within the prescribed time limit. ठीक है, within the prescribed time limit. तो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस याद रखना चाहिए बॉन्ड्स में तब आपको इन्वेस्टमेंट का एग्जेम्पशन मिलता है जब आपने ट्रांसफर किया है लैंड और बिल्डिंग का लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और फिर आपने बॉन्ड खरीदा है. बट ये तो आपने शेयर्स बेचा है. तो बेचा शेयर्स है तो यहाँ पे आपको कुछ भी तरीके का एग्जेम्पशन 54EC में नहीं मिलेगा. समझ में आया क्यों नहीं मिलेगा? 54EC अवेलेबल इसीलिए नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम लैंड और बिल्डिंग बट अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर्स. तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यहाँ पर लेकर चलेंगे पीजीबीपी इनकम. तो पीजीबीपी इनकम कितना आ रहा है अपना 5,40,000 अपना पीजीबीपी इनकम आ रहा है. फिर आ रहा है लॉन्ग टर्म कैप गेन. लॉन्ग टर्म कैप गेन कितना है 26 lakhs. ये तो अपना विदाउट इंडेक्सेशन ही निकालेंगे अपने क्योंकि वही अपने टोटल इनकम में इंक्लूड करेंगे. तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अपना जो फाइनल गेन आएगा विदाउट इंडेक्सेशन वो होगा 26 lakhs. वो क्या आएगा 26 lakhs. तो 26 lakhs अपने एज इट इज क्या करेंगे ऐड कर देंगे. उसके बाद क्या करना है अपने को? उसके बाद डिविडेंड इनकम है 2,87,500 उसको एज इट इज ऐड कर देना है. और इंटरेस्ट ऑन मनीज थोड़ा ध्यान देना इसके ये जो है ये मैक्सिमम 20% अलाउ होता है फ्रॉम योर डिविडेंड इनकम. तो 287,500 का 20% कितना हो रहा है 57,500. एज पर सेक्शन 57 योर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर is the only expense which is allowed against dividend income but that also not more than 20%. तो 287,500 का जो 20% होगा वही आपका मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ किया जाएगा और नेट कंप्यूटेशन हो जाएगा आपका 2,30,000. फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर 540 प्लस 26 lakhs प्लस 2,30,000. योर टोटल इनकम इज हाउ मच 33,70,000. चलिए इसका टैक्स निकाल के मेरे को आंसर बताइए. फटाफट इसका टैक्स निकालिए. फिर उसके बाद आपको एवरेज रेट निकालना है, फॉरेन रेट दिया हुआ है, रिलीफ निकालना है, फाइनल टैक्स निकालना है. चलिए यहाँ तक मैंने कर दिया, अब आपको करना है. दोस्त करिए. चलिए कौन पहले करेगा और जवाब देगा? चलो देखते हैं किस में कितना है दम. क्विक.
चलिए गाइज, मैं आपका वेट कर रहा हूं। चलिए, 33,70,000। तो 33,70,000 पे यहाँ पे लिखा है यू हैव ऑप्टेड आउट ऑफ 115 BAC। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, 33,70,000 में से पहले 10 लाख माइनस कर देंगे, इसका 30% करेंगे और 1,12,500 ऐड कर देंगे। तो अपना कितना आ रहा है? अच्छा, इसमें एक बात याद रखो, टोटल इनकम है आपका 33,70,000। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 26 लाख का। और इस 26 लाख में ये है शेयर्स वाला। ये कौन सा है? शेयर्स वाला। तो यहाँ पे 112A लगेगा। ठीक है। तो एक मिनट, यहाँ पे तो अपने 540 प्लस 230, यानी कि अपने को पहले तो 770 पे टैक्स निकालना है। अपने को पहले 770 पे टैक्स निकालना है, वो अपने इजीली निकाल सकते हैं। माइनस 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 12,500। तो 770 माइनस 5 लाख, इस पे 20% प्लस 12,500, ये आ जाता है मेरा टैक्स कितना? 66,500। ये मेरा टैक्स आ जाएगा। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म कैप गेन कितना है? 26 लाख। 26 लाख माइनस 1,25,000 करिए, 26 लैक्स माइनस 125। जो रिमेनिंग इनकम होगा, एक्सेस इनकम कितना है? 24,75,000 का। इसका आप 12.5% करेंगे, ये होगा आपका 3,09,375। प्लस आप 66,500 करेंगे, ये होगा आपका 3,75,875। इस पे आपको क्या करना है? 4% टैक्स निकालना है, विच इज कमिंग टू 39,09,10। 39,09,10। ठीक है। 39,09,10 मतलब 3,90,910। अब आप क्या करोगे? इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स निकालोगे। ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय योर टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना है? 3,90,910। टोटल इनकम कितना है मेरा? 33,70,000 इंटू 100। तो ये आ रहा है मेरा कितना? 11.60%। ये मेरा आ रहा है 11.60%। फॉरेन में कितना रेट है? फॉरेन में रेट है मेरा 15%। फॉरेन में मेरा रेट है 15%। तो सर, फॉरेन में मेरा रेट है 15%। अब आप देखो, डबल टैक्स रिलीफ आपको किस में मिलेगा? अल्टीमेटली आपका ऑनलाइन फीस ही है जो एक बाहर का है, बाकी सब यही का है। तो 540 ही आपका डबली टैक्स्ड इनकम है। तो 11.6% इंटू 5,40,000। ठीक है। तो दिस 540 इंटू 11.6%, ये अपने को कितना मिल जाएगा? 62,640 मिल जाएगा सर। और ये फाइनल आंसर के बाद जो 3,99,10 आ रहा है, इसमें फाइनल आंसर जो रिलीफ का आएगा उसके बाद आएगा 3,28,270। 3,28,270। ये रिलीफ देने के बाद जो मेरा आंसर आएगा वो ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है दोस्त। तो दिस इज ऑल्सो डन। देखो, ये रिपीटेड क्वेश्चन था जून 24 का, इन्होंने
दिसंबर 25 में भी ऐसा ही सवाल पूछा था। मेथड्स ऑफ बायलैटरल रिलीफ एंड ब्रीफली स्टेट हाउ यूनिलैटरल रिलीफ इज प्रोवाइडेड, एग्जाम्पशन मेथड, क्रेडिट मेथड, टैक्स स्पेयरिंग मेथड एज वेल एज यूनिलैटरल रिलीफ मेथड, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना था एकदम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन। ये एमटीपी जून 24 का है, अपने ऐसा सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। एमटीपी जून 24 वाला जो सेम क्वेश्चन अपने लास्ट क्लास में ऐसा कर चुके हैं, तो ये सेम रिपीटेड है बेटा, तो कोई करके कोई मतलब नहीं है, अपने वापस से इसको नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ टैक्स कन्वेंशन ऑफ डीटीडब्ल्यूए, इसको एक बार थोड़ा सा देखो। जून 24 में ये क्वेश्चन आ गया था मॉक टेस्ट पेपर में, दो तरह के, इनफैक्ट तीन मॉडल है, ये भी अपने पूरा इंस्टीट्यूट के मैट का कॉपी है, ओईसीडी मॉडल, यूएन मॉडल एंड यूएस मॉडल। इंडिया यूएन मॉडल फॉलो करता है। ठीक है, ये भी आपके एमसीक्यू में आया हुआ है। ठीक है, कि अल्टीमेटली जो टैक्स ट्रीटीज बने हुए हैं वो ये मॉडल टैक्स कन्वेंशंस के बेसिस पे बने हुए हैं। Global trade and commerce have made the world a single integrated market. In today's scenario, no country can claim that it is self-sufficient. ऐसा कोई कंट्री नहीं बोल सकता कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरे पास सब कुछ खुद का है। This gives rise to definitely import and export of goods and services. As and when global trade started expanding its operations, economic transactions triggered tax provisions of various jurisdictions. Economic transactions धीरे धीरे trigger करता गया tax provisions of different jurisdiction. In the absence of any agreement for avoidance of double taxation, the global business environment was affected. A need was felt that there must be formulated a convention which should enable the avoidance of tax double taxation. This led to series of model tax conventions headed by different bodies. Model tax treaties served as a starting point for negotiations between two countries. It was a standard format. Although model treaties are not legally binding, their language often is incorporated verbatim or with only minor alterations in the text of bilateral treaties. Sometimes they make changes as per the requirements and relationship with the other country. So currently there are following models of treaties. First, Organization for Economic Cooperation and Development model. Emergence of present form of OECD model can be traced back to 1927 when the Fiscal Committee of the League of the Nations prepared the first draft of model. ठीक है सर। UN model 1968 में the United Nations set up an ad hoc group of experts from various developed and developing countries to prepare a draft model convention between the developed and the developing countries. ठीक है, number of times it has revised, the recent ones being in the year 2021. US model, most of the India's track treaties are based on UN model. US model basically was established late 1976. US model is used by United States while entering into tax treaties with various countries. जो यूएस मॉडल है वो यूएस जो है अडॉप्ट करता है जब वो किसी और कंट्री के साथ नेगोशिएशंस या टैक्स ट्रीटीज में एंटर करता है। ठीक है, नेक्स्ट और बेटा दिसंबर 23 का क्वेश्चन करो। चलो एक बार खुद से करो, एकदम सिंपल है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंट्री का अलग अलग इनकम है। तो चलिए खुद से स्टार्ट करिए। ठीक है, खुद से स्टार्ट करिए। टेक इट एज अ टेस्ट, टेक इट एज अ टेस्ट दैट आपसे ये टेस्ट में पूछा जा रहा है। पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 23। चलिए लेट्स बिगिन। Manoj, age 50 years, an Indian resident, doing business in India and in country X and country Y, यानी दोनों जगह में वो country X and country Y दोनों में वो इनकम कमा रहा है, बिजनेस कर रहा है। डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। कंट्री एक्स का टैक्स रेट अलग दे दिया, कंट्री वाई का टैक्स रेट अलग दे दिया। इंडिया इज नॉट टीटी विद बोथ द कंट्रीज, नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसई, और आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम। ठीक है, आपको कंप्यूट करना है टोटल इनकम। तो चलिए स्टार्ट करें। पहले आप इनकम इन इंडिया में जो जो टैक्सेबल होगा उसको सब ऐड करते हुए चलिए। इनकम फ्रॉम ऑटोमोबाइल बिजनेस इन इंडिया,
चलिए आप अपना करिए, मैं अपना करता हूँ, वरना आप लोग मेरा देख देख के करेंगे। चलिए आप लोग अपना करिए, मैं अपना कर रहा हूँ। टोटल इनकम आ गया क्या सबका? टोटल इनकम तक आ गया? सबसे पहले तो इसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपको -2 लाख लेना था, लॉस है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है, तो आप ये क्लेम कर सकते हो। फिर इनकम फ्रॉम ऑटोमोबाइल बिजनेस इन इंडिया 9,10,000, ये आपको ये लेना था। कंट्री एक्स से आपका इनकम आ रहा है 5 लाख। कंट्री वाई से 50,000, 3 लाख रॉयल्टी इनकम, और लॉस सेट ऑफ कर रहे हो आप कंट्री वाई का इनकम का कंट्री वाई के इनकम के साथ 2 लाख। लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो आपका इनकम आ रहा है वो आ रहा है कितना? 1,50,000। लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो आपका इनकम आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000। तो आपका सब मिला के ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया? 13,60,000। सब मिला के आपका ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया? 13,60,000। इसके बाद आप डिडक्शन क्या देंगे? एडीसी में दोगे 1,50,000,
और फिर आप एटीडी में, एटीसी में कैसे डिडक्शन 1 लाख वो आ रहा है सर, देख लो एक बार। ये 1,10,000 आ गया, पीपीएफ ये 70,000 आ गया, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल दोनों मिला के आ रहा है 180, बट इट कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। तो एटीसी में आपका डिडक्शन हो गया 1,50,000। ठीक है, एटीसी में आपका जो डिडक्शन हो गया वो हो गया 1,50,000। फिर हो गया आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नॉन रेसिडेंट पेरेंट सीनियर सिटीजन। नॉन रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, तो भी 25,000 ही होगा, 50,000 नहीं होगा। तो आप 25,000 एटीडी दे दिए। तो टोटल इनकम कितना आ रहा है आपका, ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन माइनस करने के बाद आपका टोटल इनकम आएगा 11,85,000। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने कैलकुलेट करेंगे टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ 11,85,000। ठीक है, अब आप 11,85,000 के टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करिए, चलिए करिए। मनोज है, एज 50 है। ठीक है, यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएससी। चलिए करिए। कंट्री एक्स और कंट्री वाई, तो कंट्री एक्स में पहले देखो डबली टैक्स्ड इनकम कितना है, एक्स का रेट कितना है और इंडिया का रेट कितना है। तो इंडिया का रेट तो अपने ऊपर ही कर लो भाई, ए आर ओ टी मतलब एवरेज रेट ऑफ टैक्स 1,74,720 बाई 11,85,000 इंटू 100। 14.74%। एक्स का रेट कितना आ रहा है, 10%। और कंट्री एक्स और इंडिया के बीच में कॉमन इनकम कितना है, 5 लाख। तो आपको कंट्री टू कंट्री इनकम को भी कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंट्री एक्स और इंडिया के बीच में कॉमन इनकम 5 लाख है, तो 5 लाख के ऊपर 10% आप निकाल देंगे, ये आपका रिलीफ हो जाएगा। समझ गए, 5 लाख के ऊपर आप 10% निकाल देंगे, ये आपका रिलीफ हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट आओ कंट्री वाई। कंट्री वाई और इंडिया के बीच में डबली टैक्स्ड इनकम क्या है। कंट्री वाई का अल्टीमेट नेट इनकम कितना ऐड हुआ है, कंट्री वाई का अल्टीमेट नेट इनकम 150 ऐड हुआ है। इसमें क्यू क्यू बी में आपको डिडक्शन मिल नहीं रहा है रॉयल्टी का, और ये जो डिडक्शन एटीसी एटीडी आप अपना इंडियन इनकम के साथ लियो, तो आपका नेट डबल टैक्स्ड इनकम कितना आ रहा है, 1,50,000। अब वाई का रेट कितना है, कंट्री वाई का रेट कितना है, कंट्री वाई का रेट है 25%, और इंडिया का रेट कितना है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं 14.74%। तो अपने को क्या करना है, लोअर का
डबली टैक्सड इनकम 14.74% इंटू 1,50,000, तो 1,50,000 इंटू 14.74% कितना आ रहा है 22,110 प्लस 50,000, ठीक है, तो 72,110 मेरा रिलीफ आ रहा है, 72,114 मेरा रिलीफ आ रहा है, तो 174,720 माइनस 72,110, तो मेरा नेट इनकम नेट टैक्स कितना आ रहा है 102,610, तो नेट टैक्स पेबल इज 1,02,610, 1,02,610, आप इसको राउंड ऑफ कर दो तो 1,02,600। डन क्या? तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, कंट्री टू कंट्री आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कंट्री टू कंट्री बेटा आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कंट्री टू कंट्री आपको कंपेयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो रिपीटेड क्वेश्चन आता है आपके डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में से। परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट एक्सप्लेन करिए। नेक्स्ट देखो पीटीपी दिसंबर 23, Alpha Limited is incorporated in country X. It has a branch situated in Mumbai, opened in April 2023. Alpha incorporated a country X में, it has a branch situated in Mumbai, opened in April 2023. The Indian branch filed its return of income as per section 139 of the Income Tax Act for the assessment year this, disclosing total income of 75 lakh. It paid tax at the rate 30% plus applicable cess as per the provision of DTAA between India and country X. इसका ब्रांच मुंबई में है, इंडियन ब्रांच इसका रिटर्न फाइल करता है, टोटल इनकम दिखाता है, टैक्स पे करता है एज पर DTAA। द रेलिवेंट आर्टिकल ऑफ DTAA रीड एज फॉलोस। ये डायरेक्ट कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आया। आइए ये भी देखते हैं कि DTAA से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया। The taxation on a permanent establishment which is an enterprise of a contracting state has in the other contracting state shall not be less favorable levied in that other state than the taxation levied on the enterprise of that other state carrying on the activities in the same circumstances। मतलब बोलने का ये मतलब है, ये आपको एक DTAA का एक स्टैंडर्ड क्लॉज दे दिया है, अब उसको आपको इंटरप्रेट करने बोला है कि आप मुंबई में एक ब्रांच खोल के रखे हैं, बॉम्बे में जो ब्रांच है उसने टोटल इनकम 75 लाख पे डिस्क्लोज किया और कंपनी ने टैक्स 30% प्लस सेस पे कर दिया। टैक्सेशन ऑन पी विच इज एन एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मान लो कंट्री एक्स, हैज इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मान लो इंडिया, shall not be less favorably levied in that India than the taxation levied on the enterprise of that other state यानी कि country X carrying on the same activities in the same circumstances. The AO computed tax on the Indian branch at the rate applicable to a foreign company, that is 40% plus cess. State whether the action of the assessing officer is correct. आपसे क्या पूछा है कि ऑफिसिंग और असेसिंग ऑफिसर का जो एक्शन है क्या वो करेक्ट है। तो गाइज लेट मी टेल यू, एज पर सेक्शन 90
whichever provision beneficial to the SSE, that is the Income Tax Act or the DTAA, can be opted by the taxpayer. ठीक है. In the instant case, the branch filed the return of income, paid tax. The AO computed tax at the rate of 40%. But as per section 90, it clarifies that the charge of tax of a foreign company at a rate higher than the rate of tax of a domestic company shall not be regarded as less favorable. मतलब यहां पर ये लिखा है सर कि जो फॉरेन कंपनी के ऊपर जो 40% टैक्स लग रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लेस फेवरेबल है. एंड दैट इज वाई एसेसिंग ऑफिसर जो 40% टैक्स लगाया है वो बिल्कुल सही है. यहाँ पर फॉरेन कंपनी का जो प्रॉफिट्स होगा ब्रांच में उस पर 40% टैक्स लगेगा. इसका ये मतलब नहीं है कि फॉरेन कंपनी के ऊपर 40% टैक्स और नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% टैक्स है तो फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट लेस फेवरेबल है. क्योंकि DTAA का क्लॉज क्या बोलते हैं, ध्यान दो, टैक्सेशन ऑन पी विच एन एंटरप्राइज हैज इन दैट शैल नॉट बी लेस फेवरेबल. मतलब कि आपका पी का जो टैक्सेशन है वो इंडियन का फेवरेबल से इंडिया में अगर मान लो इंडियन कंपनी का टैक्स होता तो उसे लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए. यहां पर ये बोल रहा है कि यार 40% टैक्स है तो ये तो लेस फेवरेबल है. नहीं, तो यहां पे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है दैट चार्ज ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फॉरेन कंपनी एट अ रेट हायर देन दैट एट द रेट ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी विल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल. इसको अब लेस फेवरेबल नहीं मानेंगे. एंड देयरफॉर जो एओ का जो एक्शन है वो बिल्कुल क्या है, जस्टिफाइड है. यहां पर एओ इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई करता है कि नहीं 40% ही टैक्स लगेगा, उसके नीचे नहीं लगेगा. ऑल्दो DTAA में लेस फेवरेबल वाली बात लिखी है बट दिस विल नॉट बी टीम टू बी अ लेस फेवरेबल. ठीक है. पास्ट टर्म पेपर दिसंबर 23 में गाइस देखो इसी तरह का क्वेश्चन आया था जो मैंने अभी भी आपको कराया. कंट्री एक्स का एक इनकम है, कंट्री वाई का एक इनकम है. ठीक है, यहाँ पे भी कोई डिडक्शन नहीं है, उस रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स रेट भी दिया हुआ है. डबली टैक्स्ड इनकम आप आराम से निकाल दोगे. रॉयल्टी इनकम आप माइनस करोगे, रॉयल्टी एक्सपेंस आप रॉयल्टी इनकम के साथ ही माइनस करोगे तो आपकी नेट रॉयल्टी इनकम कितनी आ जाएगी, आपकी नेट रॉयल्टी इनकम आ जाएगी 2 लाख रुपीज. ठीक है, तो 12 लाख आपका इंडियन इनकम है. फिर कंट्री एक्स का आपका बिजनेस इनकम कितना है, 8 लाख, और रॉयल्टी इनकम आपका कितना है, 2 लाख. तो 22 लाख आपका कितना हो गया, टोटल इनकम हो गया. मुरली रेसिडेंट है, डिड नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC. मुरली क्या है, रेसिडेंट है, डिड नॉट ऑप्ट फॉर 115 BAC. इंडिया हैज नो TT विद बोथ द कंट्रीज. टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी बताइए. तो टोटल इनकम आपका कितना है, 22 लाख का है. इस पर अपना टैक्स निकाल दिए, रिलीफ निकाल लेंगे, आप खुद से कर लोगे बेटा घर पर. मेरी इसमें कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी अपने इस तरह का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं. अगेन से मॉक टेस्ट पेपर दिसंबर 23 में आ जाइए. मिस्टर प्रभास, a resident has earned the following income for the year this. Income from house property in India received in UK. ठीक है, ये अच्छा है. आपसे पूछा है कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी इन रिलीफ इफ देर इज DTAA अंडर टैक्स एग्जम्पशन मेथड, DTAA अंडर क्रेडिट मेथड. एग्जम्पशन में एक जगह टैक्स लगता ही नहीं है, क्रेडिट में दोनों जगह लग के एक जगह क्रेडिट मिल जाता है. और मान लो कोई DTAA नहीं है तो वहां पे आपको रिलीफ सेक्शन 91 के हिसाब से मिलेगा. तो देखो गाइस, इंडिया का रेसिडेंट है, प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव्ड इन UK, ये है मेरा 7 लाख. तो ये मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है. रॉयल्टी एंड पेटेंट आउटसाइड इंडिया, ध्यान दो, रॉयल्टी ऑन पेटेंट आउटसाइड इंडिया. तो ये एग्जेम्पशन मेथड के हिसाब से अगर मैं जाऊं तो इस इनकम के ऊपर टैक्स लेने का राइट रेसिडेंट कंट्री के पास नहीं होगा, सोर्स कंट्री के पास होगा. तो ये इंडिया के बाहर टैक्सेबल है, इंडिया में इसको टैक्स देना ही नहीं चाहिए. टैक्स एग्जेम्पशन मेथड फॉलो अगर करे तो इंडिया में उसको इस 5 लाख पे टैक्स नहीं देना चाहिए. तो ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा एज पर द एग्जेम्पशन मेथड. पास्ट इनकम का हम कुछ करते नहीं है. ठीक है, टैक्स पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम 1, 2 and 3 is 90, 75 and 20,000 रिस्पेक्टिवली. आपने अलग अलग जो इनकम है आपने इसका टैक्स पेमेंट कर दिया है. ठीक है, अब आप देखो 7 लाख पे आपको टैक्स निकालना है. ठीक है, आप 7 लाख पे आप क्या करोगे, टैक्स निकालोगे. ठीक है, आप 7 लाख पे क्या करोगे, टैक्स निकालोगे. तो अपना 7 लाख पे आप अपना टैक्स निकाला. ठीक है, तो 7 लाख आप कौन हो, यू आर मिस्टर प्रभास. ठीक है, यू आर मिस्टर प्रभास. एक मिनट. तो यहां पर हम कैसे निकाल लिया, अप टू 2.5 लाख, फिर 2.5 लाख पे 5% 12,500, फिर 5 लाख के अबव जो इनकम है 2 लाख, 2 लाख पे 20% टैक्स आएगा विच इज सॉरी 2 लाख पे हाँ 20% टैक्स आएगा विच इज 40,000. तो 52,500 पे आपको 4% सेस ऐड करना है विच इज 54,600. ठीक है, ये आपका टैक्स आ रहा है 54,600 आपका
टैक्स आ रहा है सर। ठीक है, अब आ जाओ टैक्स क्रेडिट मेथड में। टैक्स क्रेडिट में क्या होगा, 7 और 5, 5 लाख भी आप टैक्सेबल करोगे, 12 लाख आप इनकम कैलकुलेट कर लिए। अब आप 12 लाख पे टैक्स निकालिए। 12 लाख पे कैसे निकालेंगे, 10 लाख पे तो 1,12,500 है, 2 लाख पे 30% कितना हो गया, 60,000, 2 लाख पे 30% 60,000, तो 1,72,500, 1,72,500 प्लस 4% सेस, 2 मिनट्स, 1,72,500 सेस आ गया मेरा 1.4, तो मेरा टोटल टैक्स कितना आ रहा है, 1,79,400। ठीक है, ये मेरा टोटल टैक्स आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 179,400 हो गया। अब तुम थोड़ा ध्यान दो, यहां पर तुमने टैक्स जो पे किया है, तुमने फॉरेन कंट्री में टैक्स रॉयल्टी के ऊपर कितना पे किया, क्योंकि इसी के ऊपर तुमको क्रेडिट मिलेगा। तो 5 लाख के ऊपर तुमने यहाँ पे देखो दिया है 75,000, तो ये 75,000 का क्रेडिट तुमको इंडिया में मिल जाएगा जो तुमने फॉरेन टैक्सेस पे किया है। इसको बोलते हैं अपने टैक्स क्रेडिट मेथड। अब वही चीज अगर तुम यूनिलैटरल रिलीफ के हिसाब से निकालेगा तो सेम चीज आएगा बेटा, यहां सेम आएगा, खाली यहाँ पे रिलीफ थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। रिलीफ कैसे निकलेगा, वहां पे तुमको वही एवरेज रेट कैसे निकालेगा, वही एवरेज रेट 179,400 को तुम पहले डिवाइड किया, इसमें तुम इफेक्टिव रेट ऑफ इंडियन टैक्स निकाला 14.5%। ठीक है, 14.5% तुम निकाला। अब 14.5% इसको तुम किससे कंपेयर करेगा, जो तुम्हारा टोटल इनकम का, जो तुम्हारा इंडिया का टोटल इनकम का रेट है। जैसे इंडिया का तो 179,400 है, ये 14.5% है। ठीक है, अब तुम देखो कि तुम्हारा इस डबली टैक्स इनकम पे, 75,000 पे तुम्हारा इनकम कितना है, 5 लाख। तो 75,000 बाई 5 लाख अगर तुम करेगा तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 15%। तो तुम्हारा 14.5% के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेगा, टैक्स करेगा। तो 5 लाख इंटू 14.5%, विच गिव्स मी हाउ मच, 5 लाख इंटू 5 लाख इंटू 14.5%। ठीक है, 1 मिनट रुकना, इस 5 नहीं है शायद, 1 मिनट, 17,400 डिवाइडेड बाई 12 लाख इंटू 100, ये बेटा 14.95% है। ठीक है, सॉरी ये 14.95%, इसका कैलकुलेशन सही है। तो 5 लाख इंटू 14.95 अगर हम करते हैं तो हमको मिलता है कितना, 74,750, और हमें फाइनल आंसर। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहले टैक्स एग्जेम्पशन मेथड में तो फॉरेन इनकम को पूरा हटा दिया, क्रेडिट मेथड में फॉरेन इनकम में जो फॉरेन टैक्स लगा उसी का क्रेडिट लिया, इसमें दोनों दोनों कंट्री को कंपेयर नहीं किया। लेकिन जब यूनिलैटरल रिलीफ है तब दोनों कंट्री को कंपेयर करके विच एवर इज लोअर कर रहे हैं। Am I clear on this? Analyze the provisions relating to DTAA for specified associations, ये भी एक बार आप खुद से रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है। चलिए, पास टर्म पेपर जून 23 खुद से करिए, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। आपको खाली क्या पूछा है, टैक्स लाइबिलिटी पूछा है। ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर न्यू रेजिम, कंट्री एम में इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉसेज इज 15% विदाउट एनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, क्विक।
चलिए हो गया। 62 एज का है, बेस्ट रेसिडेंट इन इंडिया, बिजनेस एक्टिविटीज एज वेल एज इन कंट्री एम with which India does not have treaty, speculative business income, इसको एज इट इज ऐड कर देंगे, पीजीबीपी इनकम। एक मिनट रुको। ओके गाइस, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, इसका बैटरी डाउन हो गया। 2 मिनट्स लगेगा, आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए। चलिए, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस 9,67,000 हो गया। ग्रॉस रेंट रिसीट फॉर लेट आउट प्रॉपर्टी 6 लाख। प्रॉपर्टी टैक्स पेड फॉर अबव 72,000 माइनस कर दिए। नेट एनुअल वैल्यू कितना आ रहा है? 5,28,000। इस पे आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिए, 1,58,400। आपका नेट इनकम आ रहा है 369,600। कंट्री एम में बिजनेस लॉस है 1,24,000 का। इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड एंड एफडी है 6,74,000 को बोल दिया। सेट ऑफ इज परमिसेबल इन कंट्री एम, तो 674 एंड 124। तो आपका इनकम कितना आ रहा है? 5,50,000। लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद आपका इनकम आ रहा है 5,50,000। यस पेड पीपीएफ फॉर सेल्फ एज वेल एज फॉर हैंडीकैप्ड ब्रदर डिपेंडेंट ऑन हिम। इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस सेल्फ का जो पीपीएफ है उसी का डिडक्शन मिलेगा। तो 9,67,000 प्लस 369,600, थ्री, एक सेकेंड, 9,67,000 प्लस 369,600 प्लस 550 माइनस 120। चलिए एक बार ट्राई करिए। ट्राई करिए गाइस।
ध्यान देना, ये 62 ईयर्स का है, तो अप टू 3 लाख होगा इसका। 353,579 आ रहा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कितना आएगा? 20.01%। और कंट्री में टैक्स रेट है 15%। डबली टैक्स्ड इनकम कितना है? डबली टैक्स्ड इनकम है आपका खाली 674 माइनस 124, 5,50,000। तो 5,50,000 का 15%। ओके। चलिए गाइस, बाकी पीटीपी जून 23 का एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो प्लीज एक बार अपने आप घर पे ट्राई करिएगा। करिए एक बार, यहीं पे करिए। चलिए यहीं पे करो, चलो मेरे साथ करो। यहीं पे करो एक बार मेरे साथ। Vibha, age 37, is a musician who gives music concerts in Nation N, with which India does not have DTAA. The following are the broad details of income earned by her during the year. म्यूजिक कॉन्सर्ट 5,40,000 है, तो ये ऐड हो जाएगा। म्यूजिक कॉन्सर्ट इन नेशन एन एज कन्वर्टेड इनटू आईएनआर, ये फॉरेन इनकम है। एग्रीकल्चरल इनकम इन नेशन एन एग्जेम्प्ट इन दैट नेशन, उस कंट्री में क्या है? एग्जेम्प्ट है। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स का कुछ नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसका 80C मिल जाएगा, बट यहाँ लिख दिया शी हैज ऑप्टेड फॉर 115BC, तो उसका भी कुछ नहीं होगा। पीपीएफ पेड का भी कुछ नहीं होगा। नेशन एंड देर इज अ फ्लैट बेसिक डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ द टोटल इनकम एंड बैलेंस इनकम इज टैक्स्ड एट 12%। तो आपको
बेसिकली इसका एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालना पड़ेगा. You require to compute the total income and tax liability of the assessment year. You need to calculate the tax rates up to 2 decimal places. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि उसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है. इनकम फ्रॉम 5,40,000 हो गया और ये हो गया 6,70,000. ये कितना हो गया 6,70,000. ओके, तो 540 प्लस 670, 540 प्लस 670. एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया में तो एग्जेम्प्ट नहीं है, इंडिया में तो टैक्सेबल है, तो ये टोटल ऐड हो जाएगा 2,12,000 विच इज कमिंग टू हाउ मच 14,22,000 आपका टोटल इनकम आ रहा है. राइट, 14,22,000 आपका टोटल इनकम आ रहा है. अब आप इस टोटल इनकम के हिसाब से टैक्स निकाल लीजिए. शी इज ऑप्टेड फॉर प्रोविजन ऑफ 115 BAC. ठीक है, शी हैज ऑप्टेड फॉर प्रोविजन ऑफ 115 BAC. ठीक है बेटा, शी हैज ऑप्टेड फॉर प्रोविजन ऑफ 115 BAC. देखिए अब क्या है, 115 BAC के हिसाब से अब जो टैक्स रेट्स है वो बदल जाएंगे. ठीक है, एक बार ट्राई करो. 12 लाख तक के आपको पता है 60,000 है, 4 लाख वाला स्कीम के हिसाब से. ठीक है, फिर हर 4 लाख पे तो 2,22,000 पर 15%. इसमें अपडेटेड आंसर ही है 93,300. इस पे सेस निकाल लीजिए. $97,032. ठीक है, डिवाइड करेंगे टोटल इनकम से. यार है मेरा कितना, ये एक्चुअली इसमें ना सेस एक बार इग्नोर कर दो. ठीक है बेटा, एक बार खाली आंसर के लिए सेस इग्नोर कर दो इसमें. तो 93,300 डिवाइडेड बाई 14,22,000 इंटू 100, तो यार है मेरा कितना 6.56%. अब नेशन एन में देखो, नेशन एन का एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होगा. देयर इज अ फ्लैट डिडक्शन ऑफ 20% ऑफ टोटल इनकम. तो वहां पे टोटल इनकम खाली 670 है, क्योंकि नेशन एन में तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है. ठीक है, तो हम क्या करेगा, 670 में से 20% माइनस करेगा, मतलब 80% करेगा. दैट इज 5,36,000. ध्यान देना. ठीक है, फ्लैट डिडक्शन ऑफ टोटल इनकम एंड बैलेंस इनकम जो होगा इस पे 12% टैक्स लगाएगा, तो इनटू 12% विच इज कमिंग टू 64,320. अब इसका और इसका डिवाइड करेंगे आप. 64,320 आपका टैक्स आ रहा है, डिवाइड बाई 670 इंटू 100. इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज रेट आ जाएगा 9.6. तो आपका डेफिनेटली लोअर रेट क्या है 6.56. डबली टैक्स्ड इनकम कौन सा होगा आपका, जो दोनों कंट्री में टैक्सेबल है, वो है 670. तो 670 पे अब 6.56% मल्टीप्लाई कर देंगे. 6,70,000 पे आप 6.56% मल्टीप्लाई करके आपका रिलीफ निकाल लेंगे 43,952. तो 93,300 माइनस 43,952 गिव्स यू 49,348. यहाँ पे आपका बैलेंस टैक्स पेबल है. सेस हमने इग्नोर करके चला इस क्वेश्चन में. ठीक है, सेस हमने इस क्वेश्चन में इग्नोर करके चला है. प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करिएगा. और भी 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल के, CA इंस्टीट्यूट के मटेरियल के दिखेंगे. वहाँ से भी आप बहुत अच्छा खासा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है, PTP जून 23 में डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चंस भी आए थे. ठीक है, डायरेक्ट इस क्वेश्चन के भी आए थे, जैसे कि आपको अभी अभी मैंने कराया था. टैक्स लाइबिलिटी एज पर एग्जेम्पशन विद प्रोग्रेशन मेथड, और फिर टैक्स लाइबिलिटी अंडर फुल क्रेडिट मेथड एंड ऑर्डिनरी क्रेडिट मेथड. ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने अच्छे से आपको जो है बेटा पूछा है. ठीक है, ओके, तो इसको एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा. फॉर द अमेंडेड सोल्यूशन स्कैन द QR गिवन इन द फर्स्ट पेज. जो मैंने आपको याद करो, मैंने फर्स्ट पेज में जो आपको QR दे के रखा है. ठीक है, इस QR में एक जनरल यूट्यूब वीडियो का प्लेलिस्ट है.
अगर मुझे ऐसा कुछ देखा कि क्वेश्चन में मिस्टेक्स है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई इश्यूज है या आंसर में कुछ इश्यूज है, तो मैं उसको रियल टाइम बेसिस पे अपडेट करके इस क्यूआर के थ्रू आपको वो वीडियो सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो एक बार आप इसको खुद से घर पर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगा। तो ये रहा सर हमारा सारा डी टी डबल ए का इंटायर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप डी टी डबल ए को बहुत अच्छे से फॉलो किए होंगे सर, ठीक है। तो डी टी डबल ए वाला पार्ट, डी टी डबल ए वाला पार्ट बहुत अच्छे से करिएगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। सर डाउट तो सॉल्व कीजिए। निशा आपका डाउट क्या है बेटा? हैंडीकैप वाला पॉइंट समझाइए ना। अरे हैंडीकैप वाला पॉइंट ऐसा है ना कि वो सेल्फ जो एटीसी का जो आपको डिडक्शन मिलता है अपने पीपीएफ के लिए, वो खाली सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए मिलता है, ठीक है। वो खाली आपको मतलब सेल्फ एंड स्पाउस के लिए मिलता है जो एटीसी का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। जो एटीसी का आप पीपीएफ में अपना इन्वेस्ट करते हो, वो आप अपना पीपीएफ में जो इन्वेस्ट करते हो वो खाली आप अपना खुद के पीपीएफ में जो इन्वेस्ट करते हो आपको उसी का डिडक्शन मिलता है, ठीक है। डन। जो बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दैट्स इट गाइस, आपके लिए इतना ही। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास।